Hello everyone, welcome to Major SS Kelsey Balani Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और एक और क्लास for your current affairs of July and today and this topic is internationals. So आज internationals देखने वाले हैं जुलाई के internationals क्या क्या है, कोई न्यूज स्पोर्ट्स कोई न्यूज में है, कोई समिट है, कोई थीम है, कुछ भी है तो आज वो कवर करने वाले हैं. So let's start with the one is glacial outburst flood lake. सबसे ग्लोफ GLOF. तो सबसे पहले तो ये देख लो कि सर ये वर्ड का मतलब ही क्या है. द ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड लेक. ग्लेशियल आउटबर्स्ट का मतलब क्या है देखो ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर माउंटेन स्लोप. ये माउंटेन स्लोप है और इस माउंटेन स्लोप के ऊपर ये ग्लेशियर मूव करता है बहुत ग्रेजुअली. और जब ग्लेशियर मूव करता है तो ये जो छोटी छोटी रॉक्स हैं यहां पर क्रायोफ्रैक्चरिंग आपको पढ़ाया है. क्रायोफ्रैक्चरिंग होती है. क्रायोफ्रैक्चरिंग क्या होती है? क्रायोफ्रैक्चरिंग से जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और फिर उसके साथ छोटे छोटे जो टुकड़े हैं रॉक्स के वो इस ग्लेशियर के साथ मूव करते हैं और मूव करते करते ये ग्लेशियर में कुछ इस तरीके से लास्ट में गड्ढा क्रिएट कर लेते हैं. पहले तो आपका ग्लेशियर यहां तक था लेकिन जब ग्लेशियर मेल्ट हुआ अब यहां बन गई लेक बन गई. अब ये जब लेक बन गई, ग्लेशियर लेक बनी और यहां पर ये मोरेन्स हैं, इधर साइड भी मोरेन्स है, इधर साइड भी मोरेन्स है. अब ये लेक बन गई यहां पर. ठीक है. अब कभी कभी इस मोरेन के ऊपर ये जो लेटरल मोरेन्स हैं यहां पर, सॉरी टर्मिनल मोरेन्स जो हैं, ये जो टर्मिनल मोरेन्स हैं इनके ऊपर पड़ता है स्ट्रेस. क्या पड़ता है सर? स्ट्रेस पड़ता. अब किस वजह से स्ट्रेस पड़ता है ये देखेंगे. अब जब वो स्ट्रेस पड़ता है तो जैसे ही ये मोरेन की जो ये बैरियर है ये टूट जाता है तो ये सारा एक साथ पानी नीचे की तरफ वैली की तरफ फ्लो करता है. उसी को बोलते हैं GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड लेक. समझ आई बात? ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड लेक GLOF. देख लेते क्या लिखा हुआ है. नेपाल रिसेंटली विजिटेड ग्लोफ. उसके बाद इंडिया में 2023 में भी आपने देखा था एक लोहनक लेक है, साउथ लोहनक लेक है आपकी सिक्किम के अंदर 2023 में. was also a result of GLF triggered by the breach of South Lohan Lake. These incident emphasize the urgent need for Indian and preparedness against GLF. तो हो क्या सकता है? क्या प्रिपेयर्डनेस की जा सकती है सर इनकी? ध्यान से देखोगे, मेरी बात सुनो. प्रिपेयर्डनेस कुछ भी नहीं है. प्रिपेयर्डनेस में क्या कर सकते हो आप? अब इस पानी को तो मोटर से मतलब पंप लगाकर पानी को तो नहीं निकाल सकते, फिर क्या करोगे इस पानी का? तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो जाएं और ये देखें कि यहां पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है. अगर लग रहा है ये कि सेफ है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं ये कभी भी ब्रीच हो सकता है, ये मोरेन का जो डैम है ये टूट सकता है, ये बैरियर है टूट सकता है, तो व्हाट वी कैन डू, हम ग्रेजुअली कुछ ना कुछ एक रास्ता लगाकर थोड़ा थोड़ा पानी पहले से ही रिलीज करना स्टार्ट कर सकते हैं. उससे क्या होगा? उससे यह है कि जो पानी जब एक साथ निकल कर जाएगा तो वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं करेगा, यानी इतनी वॉल्यूम नहीं बचेगी. तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को पहले से ही धीरे धीरे निकाल सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, जो नीचे जो वैलीज है, नीचे वाले जो लोग हैं उन सेटलमेंट्स को इवैक्यूएशन करा सकते हैं, उनको हटा सकते हैं वहां से. क्लियर है? तो इस तरीके के तो हम क्या ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं टू curtail the casualties or more destruction. Clear है? What is GLOF बता दिया अभी. According to International Center for the Integrated Mountain Development, a glacial lake outburst flood or a GLOF is sudden release of water. अभी बताया, sudden release of water from a lake fed by glacier melt that has formed at the side, in front, within, beneath or on the surface of glacier. यानी कि sudden flow, ये रहा sudden release of water. Sudden release of water, जो मोरेन का जो डैम है ये अगर टूट जाए तो यहां नीचे का जो सेटलमेंट है यहां एकदम से फ्लड आ जाती है. दिस इज अ GLOF. अब ये किस वजह से आती है एक बार देख लो. ये जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट है किस वजह से होता है? दो तीन चीजें हैं, एक रीजन नहीं है. जैसे कि सबसे पहला रीजन है आपका क्लाउड बस्ट. फॉर एग्जाम्पल बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, मोरेन का ये था, बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी का फ्लो ज्यादा हुआ और एकदम से क्या हुआ, पानी और ज्यादा आ गया और पानी और ज्यादा आने से क्या होता है, मोरेन्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ा और मोरेन्स ब्रीच कर गए. सेकंड क्या हो सकता है सर? स्नो एवलांचे. कोई स्नो है वो एवलांचे है वो आ जाए एकदम से. जब स्नो एवलांचे आएगा तो बहुत सारा मैटर आएगा, वो मैटर इसमें आके गिरेगा और वो स्पेस घेरेगा,
पानी ऊपर की तरफ यहां लगेगा आकर, ये टूट जाएगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा। या फिर लैंडस्लाइड्स आ जाए सर, मट्टी नीचे आकर गिर जाए इस लेक्स के अंदर, तब क्या होगा, पानी आएगा इसके ऊपर और स्ट्रेस डालेगा, ये टूट जाएगा। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग ऑफ आइस इन द मोरेन, अर्थक्वेक्स आ जाए, ओवरफ्लो हो जाए। तो ये सब सारे रीजंस हैं, आइस मेल्टिंग हो जाए, अर्थक्वेक्स आ जाए, ये सारे रीजंस हैं किसके, इस GLOF के, द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्लियर है? तो ये सब इसके रीजंस हैं। तो ये एक लैंडफॉर्म है, ध्यान रखना, द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये एक लैंडफॉर्म है। और एक बार और लैंडफॉर्म्स हम ग्लेशियर के देख लेते हैं, क्या क्या ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म के होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो ग्लेशियर्स के अंदर आती हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है आपकी, दिस इज हॉर्न, एक हॉर्न है। कुछ लैंडफॉर्म्स हम करा रहे हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म्स, तो लैंडफॉर्म्स में दो चीजें तो आपने देख ली अभी इसी करंट के अंदर, दैट इज GLOF। उसके साथ साथ आपने एक चीज और पढ़ ली, दैट इज मोरेन। मोरेन क्या है, रॉक डेब्रीज हैं जो टूट गई हैं और ग्लेशियर के साथ मूव कर रही हैं। तो मोरेन्स जो हैं, ये मोरेन्स कुछ अलग अलग टाइप के मोरेन्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे ग्लेशियर के बिल्कुल एंड पर, दैट इज टर्मिनल मोरेन्स। कुछ आपको मिलेंगे ग्राउंड मोरेन्स, कुछ ग्राउंड मोरेन्स होते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं आपके लेटरल मोरेन, लेटरल मोरेन है। और एक टाइप ऑफ मोरेन होता है, दैट इज योर मीडियल मोरेन। मीडियल मोरेन, मीडियल मोरेन यानी कि दिस इज योर ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऐसे यहां पर होंगे तो दिस इज योर मीडियल मोरेन। अगर बिल्कुल एंड पर यहां पर है दोनों तरफ, दैट इज योर लेटरल मोरेन। ठीक है, और बिल्कुल टर्मिनल पर यहां इकट्ठा हुए हैं, दैट इज योर टर्मिनल मोरेन। और ग्राउंड पर है या आउटवेस्ट प्लान पर है, यहां पर है, अंदर है, दैट इज अ ग्राउंड मोरेन, जो ग्राउंड पर है। क्लियर है? तो ये चार टाइप के मोरेन्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लैंडफॉर्म्स में कुछ और है जो ग्लेशियर्स में हमें पढ़नी होती है, जैसे कि आपने हॉर्न पढ़ा। हॉर्न के बाद एक आता है, दैट इज योर एरीट, इसको एरीट बोलते हैं। ये भी एक टाइप का लैंडफॉर्म है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ध्यान रखना, दीज आर इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। तो हॉर्न हो गया है, एरीट हो गया है। नेक्स्ट आता है इसी में एक सिर्क आता है, सिर्क आता है। उसके बाद एक, ये सारे इरोजनल है, कोरी आता है। कोरी के बाद एक आता है टान लेक। एक तो ये लेक हो गई, इनको टान लेक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टान लेक बोल देते हैं। जो लेक जो आउटबर्स्ट हुई है, ऐसी लेक्स को टान लेक्स भी बोल देते हैं, जो हमें कहां मिलती है? ग्लेशियर्स में मिलती है। तो क्या हो गई सर? हॉर्न हो गई है, एरीट हो गई है, सिर्क हो गई है, कोरी हो गई है और टान लेक हो गई है। ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं और सारे के सारे कैसे हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। कैसे हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। अब कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आते हैं, देखिए, आई होप लिख लो जल्दी से। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले क्या लिखा हमने? हॉर्न लिखा, एरीट लिखा, एरीट के बाद कोरी लिखा, कोरी के बाद टान है और आपका सिर्क है। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। उसके बाद हमने मोरेन्स आपने देख लिया, दिस इज मोरेन्स एंड GLOF। ध्यान रखना, GLOF क्या है? कुछ मीनिंग टान लेक ही आउटबर्स्ट हो जाती है, मोरेन्स ब्रीच कर जाते हैं, वही जो अभी बताया, एक टान लेक है। क्लियर है? आगे चले, चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें देखो एक बार, कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। अब ग्लेशियर के कुछ, जो ग्लेशियर जब मूव करता है तो कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। डिपोजिशनल, डिपोजिशनल का मतलब क्या होता है? जहां से वो इरोड कर ला रहा है सेडिमेंटेशन को, लोड को, अब वो उसको डिपॉजिट कर देता है। अब वहां इकट्ठा होने के बाद अब नई शेप जो हमें दिखाई दे रही है, दैट इज माय इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब कौन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, सॉरी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने हैं एस्कर्स। क्या याद रखने हैं? एस्कर्स होते हैं। एक होते हैं ड्रमलिन। ड्रमलिन, ड्रमलिन कुछ भी नहीं है, ग्लेशियर चलता है तो कुछ इस तरीके से डोम शेप टाइप में ऐसे कुछ वो बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, दैट इज योर ड्रमलिन्स होते हैं। उसके बाद एस्कर्स है। एस्कर्स कुछ भी नहीं है, ग्लेशियर के साथ साथ में ये रिजेस बन जाती हैं, ऊंची ऊंची रिजेस बन जाती हैं, दैट इज योर एस्कर्स। ये रिजेस है, डिपोजिशनल रिजेस है, एस्कर्स है। उसके बाद एक आता है आउटवॉश प्लान। आउटवॉश प्लान, आउटवॉश प्लेन, प्लान नहीं, आउटवॉश प्लेन आता है। आउटवॉश प्लेन के ही बिल्कुल किनारे पर और जहां ग्लेशियर बिल्कुल एंड कर रहा है वहां पर केम बन जाते हैं। केम, केम यानी मान के चलो दिस इज योर ग्लेशियर मूव कर रहा है और ये आपका आउटवॉश प्लेन है, तो इसी बिल्कुल इसी पोजीशन पर कुछ केम डिपोजिशंस बन जाते हैं। केम एक लैंडफॉर्म है और केम को ही हम क्या करते हैं? फ्लूवो ग्लेशियल लैंडफॉर्म बोलते हैं। फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, क्योंकि यहां से पानी जाता, ये क्या बोलते हैं,
ग्लेशियर के ऊपर से पानी की स्ट्रीम चलती है छोटी छोटी, तो ये रिवर टाइप से बन जाता है, स्ट्रीम्स बन जाती हैं और यहाँ जाकर ग्लेशियर के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, इसलिए हम फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो क्या क्या हो गए, एस्कर्स हो गए हैं सर, ड्रम्बलिन हो गए हैं, आउटवॉश प्लेन हो गए हैं, केम हो गई है, फ्लूवो ग्लेशियल इन्हीं को बोलते हैं। और कभी कभी आपको मिलेगा कैटल लेक, कैटल लेक भी एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, कैटल लेक, कैटल लेक, ठीक है, समझ आई बात। और उसमें तो कौन कौन से हो गए डिपोजिशनल में, वन इज एस्कर, वन इज ड्रम्बलिन, वन इज आउटवॉश प्लेन, वन इज केम या फ्लूवियो ग्लेशियल बोलते हैं इसी को, और एक है कैटल लेक जो कि एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सारे मैंने बताए। और एक वैली और होती है, वैली जरूर लिख लेना। जब ग्लेशियर, अब लेकिन ग्लेशियर की यंग स्टेज में जो मैंने बताया वो यंग स्टेज में थे, जैसे कि हॉर्न था, सिरकैरिड, वो सब यंग स्टेज के थे। और डिपोजिशनल यानी कि ओल्ड स्टेज में आते हैं। एक लैंडफॉर्म और है जो कि इरोजनल तो है, इरोजनल है, लेकिन ग्लेशियर की न्यू स्टेज में नहीं है। न्यू स्टेज मतलब कि जो यूथ स्टेज होती है जब एकदम ग्लेशियर बना है, वहां का नहीं है, ये थोड़ा सा पुरानी स्टेज का है और ओल्ड स्टेज में है। तो ये बनती है आपकी यू शेप वैलीज। क्या बनती है, यू शेप वैलीज, यू शेप वैली बनती है। और एक आपने वैली पढ़ी होगी वी शेप वैली, वी शेप वैली। वी शेप वैली होती है सर, वी शेप वैली कुछ इस तरीके से होती है, एकदम वर्टिकल होती है, यानी वर्टिकल। और यू शेप वैली बहुत ब्रॉड वैलीज होती हैं ऐसे। तो ये तो ग्लेशियर बनाता है, ग्लेशियर, और ये बनाई जाती है रिवर के द्वारा। वी शेप वैली बनाता है रिवर। रिवर क्यों, क्योंकि रिवर जो है वो वर्टिकल इरोजन करती है। क्या करती है, वर्टिकल इरोजन करती है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से यूथ स्टेज में पानी की, तो वो वर्टिकल इरोजन करता हुआ, खोदता हुआ चलता है पानी को। इसलिए आपने गोर्ज, कैनियंस वगैरह देखी होंगी, रिवर्स माउंटेन्स में मिलती हैं आपको। जबकि जो ग्लेशियर है वो बहुत स्लो मूव करता है, वो बहुत स्पीड ना होने की वजह से, लेकिन वो लेटरल इरोजन करता है, यानी बाहर की तरफ को इरोड करता हुआ चलता है, बाहर इरोड करता है, बाहर की तरफ को साइड में। दैट इज लेटरल इरोजन, जो कि यू शेप वैली बनती है, और जो कि बहुत ब्रॉड होती है, जो कि वी शेप वैलीज हैं ड्यू टू दी हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वर्टिकल इरोजन करती है रिवर्स, यू शेप वैली। और यू शेप वैलीज को ही जब एक मेन वैली है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर मेन वैली, और यहां पर एक माउंटेन है, एक माउंटेन है दो, उस माउंटेन में एक वैली ऊपर लटकी हुई है, तो यू शेप वैली ही है, लेकिन मेन वैली जो ग्लेशियर की मेन वैली है इससे ऊपर लटकी हुई है, उससे ऊपर लटकी हुई है, तो इसको बोल देते हैं हैंगिंग वैली। क्या बोल देते हैं, हैंगिंग वैली है ग्लेशियर की ही, ओल्ड स्टेज की है, लेकिन ये दूसरी वैली है, मेन वैली में आकर गिर रहा था इसका ग्लेशियर, तो इसको बोला यू शेप वैली है, लेकिन हैंग कर रही है मेन वैली के ऊपर, दैट इज अ हैंगिंग वैली। क्लियर है। तो ये है आपका ग्लेशियर, सारा समझ में आ गया हो, ग्लेशियर्स के सारे लैंडफॉर्म समझ में आ गए, जीएलएफ क्या होता है, मोरेन्स क्या है, लेटरल मोरेन्स, देखो ये रहे लेटरल मोरेन्स, मैंने आपको बताया था, ये ग्लेशियर है तो साइड में वो लेटरल मोरेन्स है, ये यहाँ पर टर्मिनल मोरेन्स होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा सारा का सारा। तो ये खत्म हो जाता है हमारा सारा का सारा क्या, ग्लेशियर का सारा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इज इंडिया मालदीव्स। अब इंडिया मालदीव्स भी न्यूज में रहा है, किस लिए न्यूज में रहा है एक बार देख लेते हैं। सो India Maldives concluded the first round of negotiation for a proposed free trade agreement. Free trade agreement है, FATA हुआ है, FATA। अब ये कुछ भी नहीं है, FATA कुछ भी नहीं होता, एक एग्रीमेंट टाइप में है कि फ्री ट्रेड, हम पूरी तरीके से फ्री ट्रेड ये मत समझ लेना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम सारा का सारा फ्री ट्रेड ही करेंगे किसी भी कंट्री के साथ, नहीं है। कुछ सारी पे नहीं, लेकिन हाँ सम जो गुड्स हैं उनके ऊपर हम टैरिफ्स को क्या कर देते हैं, टैरिफ्स को फ्री कर देते हैं, या बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, यानी या तो बहुत ना के बराबर टैरिफ्स लगते हैं, या बहुत किसी पर जीरो टैरिफ्स भी लगते हैं। लेकिन ये नहीं है कि टैरिफ होगा ही नहीं ट्रेड के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है। और ये होता क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है। क्या होती है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स होते हैं। अब वो बहुत सारे होते हैं इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, उनमें की ये जो FATA है वो इनिशियल है, उसके जाकर बहुत सारी होती हैं, कॉमन मार्केट होता है, कस्टम यूनियन होती है, इकोनॉमिक यूनियंस होती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ये बहुत बाद में जाके बड़े हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा, लास्ट हमने मंथ में किया था, ओमान के साथ हमारा एक सेपा हुआ था। क्या हुआ था, सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये FATA से भी ऊपर जाकर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी हम इसमें और ज्यादा गुड्स को कवर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो सेपा FATA से आगे सेपा है,
ध्यान रखना, जो कि हमने ओमान वगैरह से साइन किया और भी अलग अलग कंट्री से हमने साइन किया हुआ है। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे। खैर हमारा मकसद है थोड़ा सा मालदीव्स के बारे में देख लेना, एक बार मालदीव्स को देख लो। पहले मालदीव्स के रिलेशन देख लो इंडिया के साथ। कोई देखो, ज्वाइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है भाई। एक एक्सरसाइज होती है एक्यूवेरिन और एकनाथ। जो एकाता है और एक्यूवेरिन है, दीज आर बाइलेटरल एक्सरसाइज। क्या है ये? दीज आर बाइलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, एक्यूवेरिन एंड एकाथा। ठीक है, जो कि ये दोस्ती एक्सरसाइज है, जो कि आपका पीवाईक्यू है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो CDS 1 और NDA 1 वगैरह हुए हैं, इनमें एकाथा पूछा गया था। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। क्या है? ट्राइलेटरल है। ट्राइलेटरल कैसे सर? ट्राइलेटरल ऐसे है कि इसमें इंडिया और मालदीव्स तो है ही, इंडिया और मालदीव्स तो है ही, उसके साथ साथ ये थर्ड कंट्री और है इसमें, दैट इज योर श्रीलंका। तो दोस्ती एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड पाकिस्तान, ओ सॉरी श्रीलंका। और बाकी दो एक्सरसाइज जो है ये हमारी जो मालदीव्स के साथ होती है बायलैटरल है, एकाथा और एक्यूवेरिन है। क्लियर है? उसके बाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द मालदीव्स। आपने ऑपरेशन कैक्टस भी देखा होगा 1988 के अंदर, जो कू होने वाला था इन द मालदीव्स फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अंदर, उसको भी रोका हमने। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, बोथ नेशंस आर द क्रूशियल मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन, कॉम्बैटिंग पायरेसीज, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब के लिए। और जो हमारा सागर विजन है, दैट इज द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ये ओशियन। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, कोऑपरेशन है, मिलिट्री प्रोवाइड कराते हैं हम, हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेस भी इसके साथ होती है, क्योंकि इमीडिएट नेबर ही है हमारा बिल्कुल। यहां पर हमारे कुछ मालदीव्स के आइलैंड्स हैं, और मालदीव्स के आइलैंड के जस्ट नीचे हमारे ये आपके सॉरी ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप, और नीचे बिल्कुल आ जाता है तुरंत मालदीव्स, यहाँ के मालदीव्स के बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो एक बार ज्योग्राफी देख लेते हैं हम जरा, ज्योग्राफी ऑफ मालदीव्स है क्या। देखो, दिस इज योर प्यारा भारत, हमारा ये हमारा प्यारा भारत है भाई। तो है क्या, ये है हमारे यहां पर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये अंडमान निकोबार है। यहां पर है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, अमनदीवी है, इंद्रोथ है, कावारती है, चेतालत आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और उसके नीचे, सबसे नीचे हमारा जो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड, दैट इज योर मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय जो है वो सबसे साउथ, सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का। उस मिनिकॉय के बाद स्टार्ट हो जाते हैं क्या आपके मालदीव्स, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका मालदीव्स। अब मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में पानी का एक चैनल है, पानी की जगह है, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम, दैट इज आर 8 डिग्री चैनल। क्या है हमारा ये? दिस इज आर 8 डिग्री चैनल। सो 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है सर मिनिकॉय और मिनिकॉय एंड मालदीव्स को। या तो ये पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये लक्षद्वीप को एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है, या ये भी बोला जा सकता है कि ये जो है वो इंडिया को और मालदीव्स को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री मतलब ये लैटिट्यूड के बारे में, यहां पर 8 डिग्री लैटिट्यूड निकलता है, तो उसके नाम पर हमने 8 डिग्री चैनल लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार कि 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय लक्षद्वीप, और दी लक्षद्वीप मालदीव्स, और क्या बोलते हैं आपके ये इंडिया एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। क्लियर है? और एक है सर आपका ऐसे ही 9 डिग्री चैनल। क्या है? 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल को देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले ये बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये लक्षद्वीप के, और एक चेतालत आइलैंड है, उसके बाद अमनदीवी आइलैंड्स है, उसके बाद एंद्रोथ आइलैंड है, एंद्रोथ के बाद आता है आपका कावारती, जो कि कैपिटल भी है कावारती लक्षद्वीप की, और कावारती के बीच में नीचे आता है दैट इज योर मिनिकॉय। और मिनिकॉय के नीचे है आपका ये मालदीव्स, है। ठीक है, मालदीव्स। तो ये जो सेपरेट कर रहा है मिनिकॉय मालदीव्स को, दैट इज 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। क्या करता है? 9 डिग्री चैनल।
समझ में आ गया? कभी बोलोगे तो नहीं सर। 8 डिग्री सेपरेट करता है लक्षद्वीप के सदर्न मोस्ट आइलैंड मिनिकॉय और मालदीव्स को। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स को, और लक्षद्वीप का सबसे नीचे वाला आइलैंड मिनिकॉय उसको सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। दोनों ही लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड की डिग्री पर हमने इनका क्या लिखा है, नाम लिख दिया। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही एक 10 डिग्री चैनल भी है, अब पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना। 10 डिग्री चैनल क्या है सर? 10 डिग्री चैनल है हमारा ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर, ये देख पा रहे हो अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारे बहुत सारे अंडमान के आइलैंड्स हैं, और अंडमान के नीचे हमारे आते हैं निकोबार के छोटे छोटे आइलैंड्स। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो ये पानी का गैप है, यहां से होकर गुजरता है आपका 10 डिग्री चैनल। तो हमने इसके लिख दिया कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऊपर है और निकोबार नीचे है, दोनों को मिलाकर अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाली जो वाटर बॉडी है, जो पानी है उसके बीच में, उसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। क्लियर? ऐसे ही एक डंकन पैसेज है, यहां पर ध्यान रखना, डंकन पैसेज। डंकन या उसको बे ऑफ गैलिथिया के ऊपर क्वेश्चन आया है इस बार सीएपीएफ के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना। इस बार यहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था, ड्यू टू दी मलक्का स्ट्रेट एंड ड्यू टू दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और बहुत सारे रीजन थे। इस वजह से सीएपीएफ के अंदर 2-3 क्वेश्चन यहां से आए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे एक ही एग्जाम के अंदर। डंकन पैसेज क्या है? डंकन पैसेज कुछ भी नहीं है, जो अंडमान और निकोबार में जो अंडमान आइलैंड्स है, सबसे ऊपर है नदर्न अंडमान, उसके नीचे है मिडिल अंडमान, उसके नीचे है सदर्न अंडमान, और सदर्न अंडमान के सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। तो सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के नीचे जो वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। और लिटिल अंडमान के नीचे एक और पानी की बॉडी है, फिर आ जाते हैं निकोबार, तो इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये है डंकन पैसेज, ये रहा डंकन पैसेज। डंकन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड सदर्न अंडमान। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरी फिजिक्स, पूरी आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज अ कोरल रीफ। यहाँ अब कोरल रीफ न्यूज में रहे हैं भाई साहब। कोरल रीफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का भी, फिजिकल ज्योग्राफी का भी, तो बहुत ही ध्यान से थोड़ा देख लो एक बार। क्यों है? अ स्टडी ऑन कोरल रीफ कंडक्टेड बाय द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड फाउंड द मैसिव डिक्लाइन इन कोरल कवर इन लक्षद्वीप। तो बड़ा सीरियस कंसर्न है सर, बड़ा टूरिज्म है कोरल्स के ऊपर, वहां लोग जाकर स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, कोरल्स को देख कर आते हैं। तो है क्या? कुछ भी नहीं है। ये जो कोरल कवर है लक्षद्वीप में, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 1998 टू 2022 तक। 50% डिक्लाइन इन कोरल कवर, ये बड़ा ही सीरियस कंसर्न है सर। बड़ी ब्यूटीफुल लाइफ होती है ये अंदर की, अगर आप देखेंगे तो 50% डिक्लाइन इन कोरल कवर इन लक्षद्वीप आर्किपिलागो, शोइंग अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न। अब मेरी बात तो ध्यान सुनो, 2 टाइप के आइलैंड्स होते हैं हमारे पास। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आइलैंड, वन इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड वन इज अंडमान आइलैंड्स। क्या है? अंडमान आइलैंड्स है, लक्षद्वीप एंड अंडमान आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार है वो एक वोल्केनिक आइलैंड है। क्या है? वोल्केनिक आइलैंड है। और जो ये लक्षद्वीप है ये कोरल आइलैंड है। सर कोरल आइलैंड क्या होता है? देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप इसको छोड़कर ये समझते हैं हम थोड़ा सा पहले, कि पहले बात तो कोरल्स होता क्या है, व्हाट इज कोरल। ये देखो कोरल, बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है आपके लिए, देख लो। व्हाट इज कोरल? कोरल्स आर एनिमल्स। हाँ, पहली बात तो ध्यान रखना, कोरल्स क्या है? एनिमल है। फ्रॉम दी फाइलम सिनेंद्रिया टिपिकली फाउंड अलोंग अ ट्रॉपिकल कोस्टलाइन। यानी ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है सर? दिस इज योर अर्थ। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 10-12 डिग्री और 15 डिग्री के आसपास, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। दे कंप्राइज हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पोलिप्स। तो कुछ भी नहीं है, कोरल्स आपके क्या है? एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स है, और 1000 बहुत सारे होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? पोलिप्स बोलते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? पोलिप्स बोलते हैं। ईच ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स इन डायमीटर, यानी कि कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, फ्यू मिलीमीटर्स के होते हैं ये, बिल्कुल जरा जरा से। ईच पोलिप हैव इट्स ओन बॉडी एंड अ माउथ विद स्टिंगिंग टेंटिकल्स टू कैप्चर फूड। यानी कि टेंटिकल्स होते हैं इनके छोटे छोटे टाइनी, इनका खुद का फूड होता है, खुद का माउथ होता है। खुद का फूड तो नहीं होता, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और बॉडी होती है और माउथ होता है खाने के लिए। सच एज प्लैंकटन एंड स्मॉल फिश, जैसे प्लैंकटन वगैरह होते हैं और स्मॉल फिश होती है, उनकी तरह इनका छोटा छोटे टेंटिकल्स निकल रहते हैं। दीज पोलिप्स ग्रो टुगेदर अंटिल दे फॉर्म अ कॉलोनी। अब पोलिप्स जो है बहुत सारे कॉलोनी में ग्रो करते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, पूरी एक कॉलोनी बना लेते हैं। और उस पूरी कॉलोनी को क्या बोलते हैं? उस पूरे ग्रुप ऑफ पोलिप्स को, ग्रुप ऑफ कोरल्स को क्या बोलते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वी से अ कोरल रीफ, अ कॉलोनी ऑफ कोरल्स, अ कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स, एंड इट इज कॉलोनी दैट वी रिकॉग्नाइज एज अ कोरल। तो पॉलिप्स की जो कॉलोनी है उसको कोरल बोलते हैं, पूरे कोरल का एक बड़ा हिस्सा दैट इज कोरल रीफ। कोरल एंड जूजेंथलीज, हम मेरी बात ध्यान से सुनो। जूजेंथली एक एल्गी है, क्या है? एक एल्गी है। तो जब भी ये पॉलिप्स आकर कहीं पर इकट्ठा होने लगते हैं तो यहां पर इनके ऊपर, फॉर एग्जांपल ये है एक कोरल है, तो कोरल के ऊपर आकर ये जूजेंथली जो है काई जमने लगेगी। ये जो जितनी भी आपको रंग बिरंगी दिखाई दे रही है ना, ये सब कलरफुल, ये सब जूजेंथली एल्गी है, ये एल्गी है। इसके नीचे जिसके ऊपर ये सेटल है दैट इज कोरल्स, दैट इज पॉलिप्स, ये कोरल्स है। इसके ऊपर जो ये रंग बिरंगी है जूजेंथली है। तो ध्यान रखना, पॉलिप्स का कलर नहीं होता है कुछ भी, दे आर कंप्लीटली व्हाइट, कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं वो, उनका पूरा स्केलेटन, उनका व्हाइट कलर होता है, उनका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जो जूजेंथली एल्गी है, जिसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन से हैं, जिसकी वजह से ये खाना खाते हैं, उसका कलर है ये बहुत सारा कलरफुल, वो कलर आपको दिखाई दे रहा है। समझ आई बात? नहीं आई? ठीक है सर। तो ये एल्गी जो है, जो इनके ऊपर आकर सेटल हो जाती है, दिस इज जूजेंथली, और इसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, म्यूचुअलिस्टिक, यानी कि ये खुद से अपना जो फूड है वो सिंथेसिस नहीं करते, बनाते हैं। ये किसके ऊपर? ये पैरासाइट कह सकते हो आप, जैसे पैरासाइट्स होते हैं, तो वैसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये अपना खाना कहां से लेते हैं? जूजेंथली एल्गी से लेते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, तो ये है आपके कोरल्स। अब इंडिया में कोरल्स कहां कहां पर एक बार देख लो। वेयर आर कोरल्स? अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल जाएंगे, लक्षद्वीप तो पूरा ग्रुप। अब होता क्या है, जैसे ही ये कोरल्स जूजेंथली इनके यहां से चली जाती है, अब ये पूरे व्हाइट दिखाई देती है, और व्हाइट होने के बाद जब ये डेड होते हैं तो इनका जो स्केलेटन है वो वहीं का वहीं रह जाता है, डिपॉजिट होता रहता है, और ये व्हाइट कलर का होता है क्योंकि जो इनका स्केलेटन है वो किससे बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट से इनका स्केलेटन बना रहता है, और उसकी वजह से पूरा ये व्हाइट व्हाइट रह जाता है। और जब ये मर जाते हैं, देखिए, तो डिपोजिशन होते 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 एक व्हाइट कलर की लेयर बाहर आ जाती है। एक व्हाइट कलर का जो डिपोजिशन है, लैंड है, वो बाहर आ जाती है। हम बोलते हैं पानी से बाहर अगर जमीन आ गई तो आइलैंड है। और किस चीज से बनी है? डिपोजिशन ऑफ कोरल्स, उनके जो स्केलेटन है, उनके रिमेन्स, उनसे बना है। तो वी से दिस एन कोरल आइलैंड, कोरल से बना हुआ आइलैंड है। और इसी का एग्जांपल है हमारा लक्षद्वीप। जबकि अंडमान है वो एक वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। तो अंडमान निकोबार में मिलते हैं, लक्षद्वीप में मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं नीचे की तरफ, और गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं ऊपर की तरफ गुजरात में, ठीक है, जहां पर हमारे कांदला वगैरह पोर्ट भी है, जहां आपको खराई कैमल्स भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अंग्रिया बैंक है, ये ध्यान रखना, मुंबई के आसपास। तो अटोल आइलैंड है, जबकि हमारे अटोल्स अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप्स ऑफ कोरल्स पढ़ेंगे अभी, तो अटोल ज्यादातर हमारे लक्षद्वीप को मिलते हैं, बाकी सब फ्रिंजिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन ये एक अटोल आइलैंड है जो कहां है? अंग्रिया में है। 100 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। दिस साइट हैज पोटेंशियल टू बी नोन एज इंडियाज ग्रेट बैरियर रीफ, इसको हम इंडिया का ग्रेट बैरियर रीफ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, अंग्रिया बैंक किधर साइड है? महाराष्ट्र के ऑफ कोस्ट की तरफ है, रत्नागिरी और सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास। क्लियर है? चलिए, और कैसा टाइप मिलता है कोरल का? है अटोल कोरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अटोल कोरल्स। चलिए देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ कोरल्स क्या होते हैं। तो 3 टाइप के कोरल्स होते हैं। कितने? 3 टाइप के। सबसे पहले तो ये कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है, और इसके आसपास यहां पर कोस्ट लाइन पर जितने भी अगर कोरल्स आकर लग जाएं तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग, यानी कि चारों तरफ, यहाँ के इसके चारों तरफ लग जाए, इसके चारों तरफ बिल्कुल लगते हुए। और अब मान के चलो कि पानी का लेवल बढ़ गया, या क्या बोलते हैं, ये इरोड हो गया, तो पानी ऊपर बढ़ गया। अब पहले कोरल्स यहां थे, लेकिन कोरल ग्रो करके यहां आ गए हैं, कोरल ग्रो करके कहां गए? यहां आ गए। लेकिन इसके बीच में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यहां पर पानी है। तो आइलैंड और कोरल के बीच में अगर पानी होता है तो हम कहते हैं बैरियर है, तो देयर इज अ बैरियर रीफ। क्या है? बैरियर रीफ, ठीक है। उसके बाद ये या तो और सबमर्ज्ड हो जाए, या पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो पानी तो नीचे क्या बोलते हैं उसको, समुद्र तो नीचे चला जाता है, बचता क्या है आपका? ये ऐसे कुछ पानी बचता है, और यहां निकल आते हैं कोरल्स। तो जब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से गोल गोल दिखाई देगा, क्योंकि माउंटेन अब नीचे जा चुका है, बीच में सिर्फ क्या है? पानी पानी है। इसको एक तो लगून लेक बोलते हैं, और जो ये रीफ है, जो कोरल है, इनको बोलते हैं अटोल। क्या बोलते हैं? अटोल। अराउंड अराउंड घूम गया, अराउंड मतलब अटोल, A4 अराउंड, A4 अटोल से ध्यान रखना, बीच में आइलैंड नहीं है, आइलैंड नीचे। और सबसे ज्यादा ये कहां मिलते हैं? हमें लक्षद्वीप में ही मिलते हैं। लक्षद्वीप में अटोल बहुत देखने को मिलते हैं, और अंगरिया बैंक अब मैंने आपको बता दिया, अंगरिया आइलैंड। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बाकी चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब कोरल्स की कुछ कंडीशंस हैं सर, ध्यान रखना। देयर आर फ्यू कंडीशंस, जिन कंडीशंस को आप मीट करेंगे तभी वहां कोरल्स जन्म ले सकते हैं। आप कहते हैं सर कोरल सुंदरबंस में क्यों नहीं मिलते? बड़ा जबरदस्त है, मैंग्रोव्स मिल रहे हैं, तो कोरल्स कहां नहीं मिलते?
सुंदरबंस में कोरल्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते सुंदरबंस में कोरल्स? क्योंकि देयर आर फ्यू कंडीशंस, जो कोरल्स की बनने की कुछ कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले तो सर इनको वार्म वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वार्म वाटर। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री या 23 से 29 डिग्री चाहिए। कोरल कैन नॉट सर्वाइव इन अ वेरी कोल्ड वाटर। तो सबसे पहले आपको पोल्स पर कोरल्स मिलेंगे नहीं मिलते। सर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको एक वार्म वाटर चाहिए, हल्का सा वार्म वाटर चाहिए। शैलो डेप्थ, यानी बहुत ज्यादा डीप डेप्थ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम डेप्थ भी नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट लेस देन 50 टू 80 मीटर्स के आसपास इनकी डेप्थ होनी चाहिए। उसके बाद अबंडेंट ऑफ लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्लियर वाटर। सबसे बाद क्लियर वाटर होगा, अगर उसमें सेडिमेंट होंगे तो वाटर क्लियर नहीं होगा। क्लियर वाटर नहीं होगा तो इनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो जिनके ऊपर जूज़ैंथली है, जिसके ऊपर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो प्लांट है, जो एल्गी है, उसको सनलाइट चाहिए फॉर दी फूड, अपने फूड बनाने के लिए, और वही फूड नहीं बनाएंगी तो हमारे ये पोलिप्स जो है, और कोरल से ये खाना कहां से खाएंगे? तो भी डेड हो जाएंगे। नॉर्मल मरीन सैलिनिटी, तो सबसे पहले तो ये फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं। कोरल्स फ्रेश वाटर में नहीं होते। इनको कैसा चाहिए? इनको चाहिए सलाइन वाटर। कैसा चाहिए? सलाइन वाटर चाहिए। इसलिए आप जब देखेंगे ये जो हमारा इंडिया है, और इंडिया के इधर साइड हमारा क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है, सुंदरबन डेल्टा है, और सुंदरबन डेल्टा में बहुत सारी रिवर्स आकर गिरती हैं। इधर साइड उधर से ब्रह्मपुत्र आकर गिरती है। बहुत सारी रिवर्स हैं जो सुंदरबंस में आकर गिरती हैं। बराक वराक है, बहुत सारी रिवर है। तो जब यहां आकर गिरती हैं तो फ्रेश वाटर लेकर आ रही हैं, रिवर्स है, और जब फ्रेश वाटर लेकर आ रही हैं तो यहां पर माउथ पर सुंदरबंस के आसपास बे ऑफ बंगाल में क्या होगा? फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज्यादा होगा, और जब फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज्यादा होगा तो सर सैलिनिटी तो नहीं हो पाएगी, और कोरल्स को क्या चाहिए? सर इनको चाहिए सलाइन वाटर। इसका मतलब क्या होगा? ये यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर ज्यादा है ड्यू टू दी लार्ज नंबर ऑफ ओशंस, रिवर्स आर ड्रेनिंग इनटू दी बे ऑफ बंगाल। हार्ड सबस्ट्रेट चाहिए। कोरल्स लावास जो नीड है हार्ड रॉकी, यानी कि कुछ ना कुछ एक रॉकी बॉडी चाहिए जिसके ऊपर ये सेटल होंगे। हवा में तो सेटल नहीं हो सकते, ठीक है। मॉडरेट वाटर मूवमेंट, हाँ, यानी कि एजिटेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। एजिटेटेड ये नहीं है कि बिल्कुल तूफान आ रहा है पानी में, पानी एकदम भागा जा रहा है, स्पीड से पानी चल रहा है समुद्र का, और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस से पानी में नहीं, साहब एकदम काम वाटर होना चाहिए। मॉडरेट वाटर मूवमेंट होना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं। उसके बाद पोल्यूशन, सर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है एसिडिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद यूथेरिफिकेशन हो रहा है, सर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ऑयल्स क्या बोलते हैं, ऑयल टैंकर जा रहे हैं तो उनसे ऑयल निकल के जा रहा है, ये नहीं है। पोल्यूशन हो जाएगा और क्या हो जाएंगे? कोरल्स मर जाएंगे। क्लियर है? थिंग्स कोरल्स कैन नॉट टॉलरेट, फ्रेश वाटर नहीं कर सकते। हैवी सेडिमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। कोल्ड ओशन करंट्स को नहीं, अगर जहां कोल्ड ओशन करंट्स होंगे वहां सर्वाइव नहीं कर पाते। और पोल्यूटेड और न्यूट्रिशेंट रिच वाटर्स है, ठीक है। पोल्यूटेंट या न्यूट्रिशन रिच, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। इसलिए आप देखोगे ओशन कोल्ड ओशन करंट्स, ये ध्यान रखना। इसलिए हम जब देखते हैं दिस इज आर, मान के चलो दिस इज माई ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। क्यों मिलता है? इधर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इधर है कोल्ड ओशन करंट, वेस्ट ओशन करंट, और इधर आ रहा है वार्म ओशन करंट, यानी कि ईस्ट ओशन करंट। इसलिए आपको रीफ इधर मिलते हैं, कोरल रीफ इधर नहीं मिलते, क्योंकि इधर क्या है? इधर ठंडे पानी का ओशन करंट है। क्लियर है? चलिए, सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स आपके। आगे चलते हैं एक बार। और व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? एक बार छोटा सा टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग का। कोरल ब्लीचिंग देख लेते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ये न्यूज में थी इस बार। कोरल ब्लीचिंग क्या है? इसी दौरान कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, जैसे कि आपके कोरल्स हैं, इन कोरल्स के ऊपर, ये तो व्हाइट कलर के थे, लेकिन इनके ऊपर अगर क्या होगी, ये देखो छोटे छोटे इनके ऊपर डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इनके ऊपर एल्गी सेट हो गई है। क्या हो गई है? एल्गी आकर इकट्ठा हो गई। कोरल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूज़ैंथली, और ये कहां सेटल हो जाते हैं? ये इनके ऊपर आकर सेटल हो जाते हैं। और अब मान के चलो इनके ऊपर पड़ता है स्ट्रेस्ड, या भी कोई भी स्ट्रेस्ड है, यूथेरिफिकेशन है, या पानी सलाइन नहीं है, इतना फ्रेश वाटर आ गया है, या कुछ भी पोल्यूशन हो रहा है, स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या होता है? सनलाइट नहीं आ रही है, तो जूज़ैंथली जो एल्गी है वो यहां से रिमूव हो जाती है। देखो अब ये डार्क नहीं बचा, अब ये सारे डॉट डॉट यहां से दूर चले गए। इसकी वजह से क्या होता है? जब एल्गी चली जाती है तो सारे कलर चले गए। अब जो आपकी जिंदगी में कलर चले गए तो सर क्या हो गई? जिंदगी वीरान हो गई। ऐसे ही इनकी होगी। जब कलर ही चले गए तो अब इनका खुद का अपना कलर बचता है। जिंदगी ने कलर दिखा दिया इनको। बेटा ये दांत नहीं है, ध्यान रखना कभी आप इनको, हाँ सर मोलर बाई मोलर पढ़ा दो आप, तो नहीं। क्या है ये कोरल्स बचे हुए हैं, व्हाइट कलर के कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डियां बच गई हैं, क्योंकि एल्गी तो चली जा गई है जो इनको जिंदगी में कलर दे रही थी।
कोरल ब्लीचिंग बेटा इसे ही बोलते हैं। जब ज़ूज़ैंथली चली जाती है, वो दे कोरल्स लेफ्ट विद देयर स्केलेटन विद देयर वाइट दे बिकम ट्रांसपेरेंट। क्या बन जाते हैं? ये ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं और इस तरीके से दिखाई देता है और पूरा का पूरा कोरल कुछ बिरान दिखाई देता है व्हाइट कलर का, तो हम उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो गई है, ब्लीच कर गए हैं आपके जो ज़ूज़ैंथली एल्गी। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। डायग्राम देख के ज्यादा कुछ इसमें लिखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स अगर ना भी दिखाई दे रहे हो तो जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। चलिए बहुत पढ़ लिया कोरल को, थोड़ा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये न्यूज में था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबसे पहले तो किस लिए न्यूज में था भूल जाइए, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जो यूएन का उस समय बना, 1945 में बना है ये वाल, तो नोन एज दी, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं और पीस पैलेस भी बोलते हैं। और इसका वो कहां पर है, क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, हॉक के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड के अंदर। उसके बाद कंटिन्यूइंग एंड ऑटोनोमस बॉडी दैट इज परमानेंटली सेशन, हमेशा सेशन में रहती है, परमानेंटली सेशन में रहती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ध्यान रखना किसकी बॉडी है ये, प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, जो कि फॉर्म हुआ 1945 के अंदर। चलें आगे, चलिए। कंपोजिशन क्या है, 15 जजेस इसके अंदर होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने होते हैं, 15 जजेस होते हैं। दे ऑल आर इलेक्टेड बाय 9 ईयर टर्म्स, 9 साल का इनका टर्म होता है, बाय द मेजॉरिटी वोट्स इन द यूएन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन जीए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनका टर्म्स 9 साल का होता है, वहां से चुने जाते हैं, 15 जजेस होते हैं। इलेक्शंस हेल्ड एवरी 3 years फॉर 1/3 ऑफ द सीट्स, बिल्कुल सही बात ध्यान रखना, यानी जो 1/3 करके अगर देखूं मैं तो 1/3 जैसे हमारे राज्यसभा में कितना होता है, 1/3 हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही इनके होते हैं 1/3 एवरी 3rd ईयर के, यानी इनके 3 साल के अंदर हर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो हमेशा कंटिन्यूस बॉडी है ये। द मेंबर्स डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट बट आर इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट्स, कोई अपनी जिस देश से आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं। एंड देयर इज ओनली वन एवर जज ऑफ एनी नेशनलिटी ऑन द कोर्ट, एक नेशनलिटी से हमेशा कोशिश की जाती है कि एक ही जज हो। द जजेस इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ईच ऑफ whom serves 3-year term and can appoint administration personnel as necessary। तो अपने ही हिसाब से फिर अपना प्रेसिडेंट को चुना जाता है आपस में ही, और अपने ही किसको चुनते हैं, अपने ही ये वाइस प्रेसिडेंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जी हाँ, ब्लैक सी। अब हुआ क्या भाई, ब्लैक सी रशिया के शिप जा रहे थे और शिप जा रहे थे, उस शिप्स के ऊपर इंडियन क्रू था और इंडियन क्रू के उस शिप के ऊपर अटैक कर दिया किसने, यूक्रेन ने। और जब यूक्रेन ने ये हरकत करी तो हमने क्या कर लिया, उनके जो एम्बेसडर साहब हैं यूक्रेन के, उनको समन कर लिया, डॉक्टर ओलेक्सेंडर पोलिशचुक, इनको भाई हमने समन कर लिया और समन करके पूछा कि भाई क्या मतलब है आपका, ऐसे कैसे आपने मतलब जो हमारे नेशनल्स हैं वो जो उस शिप में थे उनको आपने मार दिया। क्लियर है? द ऑफिशियल स्टेटमेंट कैरिड बाय द आकाशवाणी ऑन 27 जुलाई रिकॉर्डेड इंडिया सीरियस कंसर्न एंड कंडेमनेशन ऑफ अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिपिंग। हमने बताया कमर्शियल शिपिंग के ऊपर इंडिया ने कंडेम किया है इस अटैक को, जो इंडियंस की जो कैजुअलिटी हुई है उस दौरान, तो उसके ऊपर इस वजह से न्यूज में। अब तो ध्यान रखें, थोड़ा ब्लैक सी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पहली बात तो ये देख लो कि सर ब्लैक सी है कहां, पहले तो हमें यही बता दो, हमें सर यही नहीं पता कि ब्लैक सी है कहां। आप छोटा सा मैप तो ले आते हो, लेकिन हमें तो यही नहीं पता काला ये समुद्र है कहां। तो बेटा मैं दिखा देता हूं काला समुद्र कहां है। ये है आपका क्या, अमेरिका, अफ्रीका। क्या है बेटा ये, दिस इज योर अफ्रीका, अफ्रीका है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर है आपका क्या, दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा यूरोप है। और ये सारा क्या है, दिस इज योर होल यूरोप, ये सारा यूरोप है। ठीक है, ये आपका क्या है, यूरोप है, यहां तक यूरोप है। इस यूरोप के ऊपर यहीं बीच में है आपका ब्लैक सी, यूक्रेन के बिल्कुल टर्की के ऊपर, यूक्रेन के नीचे ये ब्लैक सी है, रशिया से लगता है। ठीक है, अब इसकी बड़ी इमेज में आपको लेकर ही आया था, तो आपको लोकेशन पता पड़ गई। अब ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं लगा दोगे ब्लैक सी को, या अफ्रीका में लगा दोगे, हाँ रेसिस्ट भी हो ना आप लोग। तो ध्यान से देखो, तो क्या है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी से बाउंड्री किस किस की लगती है, पहले तो ये देख लीजिए। सबसे पहले है क्या, रशिया, रशिया है इधर साइड, फिर यूक्रेन आता है, यूक्रेन के बाद मोल्डोवा की नहीं लगती है, ध्यान रखना। मोल्डोवा के बीच में इधर यूक्रेन आ जाता है और इधर रोमानिया आ जाता है। तो किसकी लग रही है, आपकी रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है। रोमानिया के बाद बुल्गारिया है, क्या है, रोमानिया के बाद बुल्गारिया है, और बुल्गारिया के बाद क्या है, टर्की है, टर्की है, और टर्की के बाद क्या है,
जॉर्जिया है। तो ये 6 कंट्रीज हैं जिसके साथ ब्लैक सी की बाउंड्री लगती है। कौन कौन सी दोबारा देख लेते हैं सर। रशिया, रशिया के बाद है आपका यूक्रेन, यूक्रेन के बाद है सर आपका रोमानिया, रोमानिया के बाद है बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद है सर टर्की, और टर्की के बाद है सर हमारा एक खूबसूरत सा देश दैट इज जॉर्जिया। क्लियर है। तो इन सब के साथ रुर बीटीजी, रुर बीटीजी ध्यान रखना। तो ये निमोनिक रुर RUR BTG। और ऐसे ही कैस्पियन सी का मैंने आपको बताया, कैस्पियन सी का क्या है तारीख है, कैस्पियन सी का क्या है तारीख है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान है। तो ये भी क्या है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है और जॉर्जिया है, इनके साथ बाउंड्री लगती है। और यह है क्रीमिया पेनिनसुला। ब्लैक सी में ही आप जब देखोगे ये क्रीमिया पेनिनसुला है। इस क्रीमिया पेनिनसुला को 2014 के अंदर, 2014 के अंदर रशिया ने नेक्स्ट कर लिया था। उससे हुआ क्या, पहले एक ग्रुप हुआ करता था G8। मैंने आपको बताया जैसे ही रशिया ने इस क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया यूक्रेन से, रशिया को बाहर निकाल दिया गया इस ग्रुप से और ये ग्रुप अब बन गया है G7 ग्रुप। पहले G8 ग्रुप हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे G8 था, पहले G7 हो गया है। यानी कौन कौन से हैं इसमें, आपके जर्मनी है और फ्रांस है और आपका कौन है, जापान है, और इसका आपके USA है, इटली है और आपका कनाडा है और इंग्लैंड है। ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज, 7 कंट्रीज है इसके अंदर, पहले रशिया भी हुआ करता था। दूसरी बात, अब बड़ा दिक्कत बन गया है ये आपका, ये है सी ऑफ एजोव। क्या है, अब देखो ध्यान से, देखो ये पूरा ब्लैक सी है। ब्लैक सी के अंदर क्रीमिया पेनिनसुला से जब आगे जाओगे तो यहां एक छोटा सा सी और पड़ता है, दैट इज योर सी ऑफ एजोव। क्या है, सी ऑफ एजोव है। सी ऑफ एजोव से जब आपको ब्लैक सी में आना है तो ये छोटी सी नैरो वाटर बॉडी क्रॉस करना पड़ता है जिसको स्ट्रेट बोलते हैं। और यहां पर स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट। क्या नाम है स्ट्रेट का, कर्च स्ट्रेट है। तो यहां से रशिया का निकलना बड़ा भारी कर दिया है इसने। यूक्रेन आता है और अटैक कर देता है स्ट्रेट के ऊपर, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बना दिया है इसको रशिया के लिए। क्लियर है। और ये आपका पूरा का पूरा ब्लैक सी है। उसके बाद कुछ माउंटेन्स देख लो। टर्की के बड़े फेमस माउंटेन है जो बिल्कुल इसके साथ लगते हैं, दैट इज पोंटिक माउंटेन्स। रोमानिया के इधर आपके देखेंगे आप, यहां बाल्कन माउंटेन्स हैं इधर साइड, दीज आर बाल्कन माउंटेन्स। पोंटिक मैंने करा दिया। उसके बाद यहां पर कोकस माउंटेन्स है। क्या है, कोकस माउंटेन्स है। यहां पर कोकस माउंटेन बड़े फेमस है, जिसका एल्ब्रूज हाईएस्ट पीक भी है। एल्ब्रूज है हाईएस्ट पीक है कोकस माउंटेन का, जो कि सेपरेट करते हैं आपको ब्लैक सी और कैस्पियन सी को, या एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। तो माउंटेन्स पढ़ लिए। माउंटेन्स के बाद एक स्ट्रेट पढ़ लिया हमने, स्टेट ऑफ कर्च। और ब्लैक सी से जब आप इधर मेडिटेरियन, इधर साइड मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी का ये वाला जो है दैट इज एजियन सी। क्या है ये, एजियन सी है। ग्रीस के इधर साइड वाला एजियन सी है। एजियन सी से जब आपको ब्लैक सी में जाना है तो आपको एक सी क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि सी ऑफ एजोव यहां है, ये सी ऑफ मरमरा। क्या है, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा है ये। तो जब आप ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा जाओगे तो आपको मिलेगा बोस्परस स्ट्रेट। क्या मिलेगा, बोस्परस स्ट्रेट। और सी ऑफ मरमरा से जब एजियन सी में जाओगे तो यहां पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। क्या पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। तो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स जी है ये, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स तो पड़ेगा सी ऑफ मरमरा से एजियन में, और बोस्परस पड़ेगा सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी में, और स्ट्रेट ऑफ कर्च मैंने बता दिया एजोव से ब्लैक सी में आने के लिए। तो ये स्ट्रेट्स हैं। इससे ज्यादा ब्लैक सी में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रिवर पूछ सकता है, 2-3 रिवर आती हैं आपकी। एक तो दनूबे रिवर, ध्यान रखना, दनूबे ही रख लो। एक दनाइपर है, दनाइपर भी यहां पर आती है। एक डेनिस्टर है। तो दनूबे और दनाइपर याद रख लो, जो ड्रेन होती है ब्लैक सी में आकर। यूरोप की बड़ी फेमस जो है वो रिवर्स है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। और नेक्स्ट हमारा बाब अल मंदेब स्ट्रेट। जी हाँ, फिर से एक न्यूज में रहा है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को देख लो भाई, क्या है बाब अल मंदेब स्ट्रेट है कहां, पहली बात तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को थोड़ा सा एक नजर मार लो वर्ल्ड मैप के ऊपर, इसलिए पीडीएफ में वर्ल्ड मैप होना बड़ा जरूरी है। तो बाब अल मंदेब कहां है, बाब अल मंदेब है, पहले लोकेशन देख लो, दिस इज योर प्यारा भारत, ये रहा प्यारा भारत। और यहां जब जाओगे तो दिस इज योर सऊदी अरेबिया। क्या है ये, सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया के इधर तो गल्फ ऑफ पर्शिया है, और नीचे की तरफ यहां पर अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बीच में रेड सी है। तो रेड सी से जब आप निकल कर आओगे अरेबियन सी की तरफ, तो यहां पर कहीं आपको ये वाला मैप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ये वाला मैप। अब मैं ये वाला मैप को जरा जूम कर देता हूं, सऊदी अरेबिया के पास का मैप। ये रहा, तो मैंने कर दिया जूम।
तो देखो ये रहा, दिस इज योर सऊदी अरेबिया, ये रहा सऊदी अरेबिया पेनिनसुला, और ये ही रही आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया। गल्फ ऑफ पर्शिया में यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो इस बार क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछे गए। ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियल गल्फ को मिलाता है। उसके बाद अगर आप यहां से घूम के आपको मेडिटेरेनियन सी जाना है, तो आपको एक और स्ट्रेट घूमकर जाना पड़ेगा यहां से रेड सी की तरफ। तो अगर रेड सी में जाना है आपको, तो एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी से गुजरना पड़ता है। इसी नैरो वाटर बॉडी को बोलते हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? बाब अल मंदेब स्ट्रेट बोलते हैं, जो कि ज्वाइन करता है किसको? रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। यहां पर एडन है, एक यमन का एक वो है जगह है, दैट इज एडन, तो उसी की वजह से नाम पड़ा है जैसे गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन से रेड सी, या रेड सी से अरेबियन सी आना है, तो बाब अल मंदेब से होकर जाना पड़ेगा। न्यूज में इतना था कि यमन के जो हाउतीज हैं उन्होंने शिप्स वगैरह के ऊपर अटैक कर दिया था जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजर रहे थे। क्लियर है? उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक किया हुआ था, इधर बाब अल मंदेब भी कोशिश की जा रही थी यमन के द्वारा, ताकि ग्लोबल जो सप्लाई है ऑफ दी ऑयल वो रुक सके। क्लियर है? तो बाब अल मंदेब ध्यान रखना, बाब अल मंदेब के अंदर एक आइलैंड है, बड़ा फेमस आइलैंड, दैट इज पेरिम आइलैंड। तो बाब अल मंदेब ध्यान रखना जिबूटी एरिट्रिया के पास है, और यमन को अलग करते हैं और जिबूटी एरिट्रिया को अलग करते हैं। अफ्रीका के अंदर जिबूटी एरिट्री है, इधर एरिट्रिया और इधर साइड यमन है, तो ये दोनों सेपरेट हो गए, या मैं बोलूं रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को मिला दिया बाब अल मंदेब ने। तो इस बाब अल मंदेब में छोटा सा आइलैंड है जो सेपरेट करता है। सेपरेट कैसे करता है? मान के चलो, यानी कि दिस इज योर छोटी सी नैरो वाटर बॉडी, और बीचों बीच है यहां पर पेरिम आइलैंड। तो पेरिम आइलैंड क्या करता है? ऑल्सो कॉल्ड एज मयून डिवाइड स्ट्रेट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चैनल। तो इधर साइड क्या है? ये आपका वेस्टर्न चैनल है, और ये क्या हो गया? आपका ईस्टर्न चैनल हो गया। या तो शिप इधर से निकल जाते हैं, या शिप इधर से निकल जाते हैं। तो ये पेरिम आइलैंड ध्यान रखना, PERIM पेरिम आइलैंड। तो बाब अल मंदेब हो गया, और बाब अल मंदेब से जब ऊपर चले जाओगे तो लाल सागर आएगा, और लाल सागर आप यहां से सुएज कैनाल से होते हुए निकल जाओगे तो मेडिटेरेनियन सी, और सुएज कैनाल के यहां पर है ये आपका सिनाई पेनिनसुला। देखो ध्यान से, ये सिनाई पेनिनसुला है, इसको देख लो एक बार। तो ये तो है सुएज, गल्फ ऑफ सुएज, और यहां से कुवेस कैनाल बनी हुई है। और यहां पर जब आओगे तो यहां पर है गल्फ ऑफ अकाबा। ध्यान रखना, गल्फ ऑफ अकाबा जो आपको जॉर्डन इजराइल की तरफ लेकर जाएगी, जॉर्डन इजराइल की तरफ लेकर जाएगी, दैट इज गल्फ ऑफ अकाबा। रेड सी से ही रास्ता जा रहा है गल्फ ऑफ अकाबा का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जी हां, सारनाथ के बारे में न्यूज है। क्या है सारनाथ के बारे में न्यूज? एक बार देख लो। सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है उसने लिस्ट में ऐड कर लिया है, दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग 48th सेशन इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो बुसान है, बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, उसके अंदर एक शहर है, वहां पर क्या हुई है? इनकी 48th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, और हमारा जो सारनाथ है ये इसको ऐड कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। तो इसके हो जाने के बाद इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई है? 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, और उत्तर प्रदेश में मिलाकर कितनी हो गई है? 4। तो ये इसको मिलाकर 4 है उत्तर प्रदेश में, पहले 3 और थी। क्लियर है? तो इट इज सीरियल कल्चरल प्रॉपर्टी है कंसिस्टिंग 2 कंपोनेंट्स है बड़े फेमस। एक तो चौखंडी स्तूपा है जो आपको दिखा रहा हूं, दैट इज चौखंडी स्तूपा, और कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ सारनाथ है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है सारनाथ के, वो भी यहां मिलते हैं, और चौखंडी स्तूपा के नाम से बड़ा फेमस है यहाँ। क्लियर है? तो ये चौखंडी स्तूपा है आपके सामने। नेक्स्ट देखो, ध्यान रखेंगे यूनेस्को के बारे में, उम्मीद पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज है, उसका एक पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का, दैट इज उम्मीद पोर्टल। लोकसभा में बताया गया था, है किस चीज के लिए? ये देख लो आप एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लॉन्च द पोर्टल ऑन 6 जून 2025 आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट इनटू फोर्स। ठीक है? अंडर रूल 3 द पोर्टल कवर्स एग्जिस्टेंस, वक्फ डिटेल्स वगैरह, नोटिफाई लिस्ट ऑफ ये फलाना। तो उम्मीद पोर्टल कुछ भी नहीं है, जो आपके वक्फ बोर्ड हैं उनकी सारी डिटेलिंग इसके ऊपर होती है। तो वक्फ जो बोर्ड होता है उसकी सारी की सारी जो डिटेल है वो वहां पर रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिटेल्स, उसकी सारा मैनेजमेंट सब उम्मीद पोर्टल पर जाना जाता है। तो बस उम्मीद पोर्टल ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है? वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होती है, पूरा का पूरा वक्फ वहां पर रजिस्टर होता है। आप जाकर इंफॉर्मेशन जाकर उस पोर्टल पर जाकर देख सकते हो उसी वक्फ की। क्लियर है? तो 2025 में इसको लॉन्च किया गया था, और पहली बार ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी कहां गई? अप्रूव हो गई उम्मीद पोर्टल पर। तो मिनिस्ट्री ध्यान रखना बस आप। नेक्स्ट चले आकर देखिए, एंडी बुर्नहम है साहब, ये क्या बने हैं? ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के अलग से, 20 जुलाई को इनका। दिस इज एंडी बुर्नहम है द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। एंड्रोमीडा गैलेक्सी, जी हाँ एंड्रोमीडा गैलेक्सी है। तो एंड्रोमीडा गैलेक्सी तो शायद आपको सभी को पता होगी,
तो न्यूज में किस लिए है? मेजर न्यूज स्टडी यूजिंग डेटा फ्रॉम नासा हबल जो स्पेस टेलीस्कोप हैज फाउंड दैट द स्टार फॉर्मेशन इन एंड्रोमेडा हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर द पास्ट 500 मिलियन ईयर्स, यानी कि स्टार्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं वहां एंड्रोमेडा में, कुछ तो दिक्कत हो गई है, देखेंगे जाकर क्या दिक्कत है। फिलहाल तो अभी अपनी गैलेक्सी में ही देख लेते हैं कि अपनी गैलेक्सी में क्या दिक्कत है। तो एंड्रोमेडा एक काफी लार्ज स्पाइरल गैलेक्सी है और ये इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि इट इज द क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी है जो हमारी वे मिल्की है, जो आकाशगंगा जिसको हम बोलते हैं, आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी, उसके सबसे क्लोजेस्ट अगर गैलेक्सी है दैट इज योर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इट इज करंटली ट्रांजिशनिंग टू इट्स मिडिल एज, यानी कि अपनी मिडिल एज में जाने वाली है ये, अवे फ्रॉम बीइंग अ वाइब्रेंट एक्टिव गैलेक्सी टुवर्ड्स अ क्विसेंट स्टेट है, और नेम्ड आफ्टर इट्स सेलेस्टियल लोकेशन इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक कॉन्स्टेलेशन है, उसके अंदर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वहां हमको ये दिखाई देती है, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे एंड्रोमेडा के बारे में एक बार, अपनी भी याद रखना भाई, कभी अपनी भूल जाओ, मिल्की वे गैलेक्सी। तो यह है मालवी कैमल, बड़े फेमस है मालवी कैमल, या आप देखो तो एक कैमल बड़े फेमस है खराई कैमल, पता हो आपने, ये स्विमिंग बहुत करते हैं खराई कैमल्स। हाँ, खराई कैमल्स कभी भी कूद जाते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में और टाइड के साथ बह जाते हैं, फिर इनको पुलिस पकड़ पकड़ कर ले आती है। स्विमिंग करते हैं खराई कैमल्स, बड़े फेमस है, इंडिजीनियस है गुजरात के। तो ऐसी मालवी कैमल अभी न्यूज में थे। रिसेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द रेयर मालवी कैमल जो ब्रीड है इज फेसिंग अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड व्हिच एक्सटिंक्शन prompted a conservation initiative by a national research center। अब इनका कंजर्वेशन स्टार्ट हो गया है। इट इज वन ऑफ द 9 रिकॉग्नाइज्ड कैमल ब्रीड्स इन इंडिया, खराई की इनमें से एक। इट इज ऑल्सो वैल्यूड फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए बड़ा फेमस है। उसके बाद इट इज प्राइमरली फाउंड इन मध्य प्रदेश मालवा रीजन इंक्लूडिंग मंदसौर, नीमुच, रतलाम, ग्वालियर एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कोटा, बुंडी, जालंधर, बरान। मेजरली एमपी के अंदर है, कुछ राजस्थान में मिल जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस कहती है इट डिस्टिंक्ट अ व्हाइट कलर एंड इज कंसीडर्ड स्मॉलेस्ट अमंग इंडियाज कैमल ब्रीड्स, यानी इंडियन कैमल ब्रीड जितनी भी है जो 9 ब्रीड्स हैं उनमें से सबसे छोटे हैं ये, और व्हाइट कलर के होते हैं, ध्यान रखना व्हाइट कलर के होते हैं कैमल्स। मालवी कैमल्स आर जनरली मीडियम साइज विद अ रोबस्ट बिल्ड एंड दे ऑफन हैव अ लाइट ब्राउन रेडिश ब्राउन कोट एज वेल एज डेवलप्ड अ हम्प निकल आता है इनका। व्हाइट से ध्यान रखना, छोटे होते हैं, और कहां ज्यादा? मालवा राजस्थान के मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं और मिल्क प्रोडक्शन के लिए हैं, और वन ऑफ दी 9 कैमल ब्रीड्स हैं ये, और ये अपने एक्सटिंक्शन की तरफ है। अब इनका कंजर्वेशन स्टार्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट इज किकाई कैल्डेरा। किकाई कैल्डेरा अ मैसिव सबमरीन कैल्डेरा। सबमरीन का मतलब है पानी के अंदर है, बाहर नहीं निकला हुआ है, जैसे कुछ कैल्डेरा बाहर निकल आते हैं, और मतलब बाहर निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वोल्केनो है, वोल्केनो कैल्डेरा कुछ भी नहीं होता, एक बार कैल्डेरा देख लो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वोल्केनो, और वोल्केनो का दिस इज योर माउथ है। इसको पहली बात तो क्रेटर बोलते हैं, और क्रेटर होने के बाद क्या होता है, जब लावा वगैरह ये एक्टिविटी नहीं होने लगती है तो ये नीचे की तरफ धंस जाता है ये, और जब ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंस जाता है तो इसका बहुत बड़ा माउथ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा माउथ बन गया। अब जब इसका बहुत बड़ा माउथ बन जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये। अब इसको बोलते हैं कैल्डेरा, जो बिग माउथ है इसका, जो नीचे की तरफ सबमर्ज कर गया है या धंस गया है नीचे की तरफ, तो कैल्डेरा इसको बोलते हैं। तो कभी कभी ये कैल्डेरा समुद्र के अंदर भी मिल जाते हैं भाई साहब। तो यही वही है किकाई कैल्डेरा। ये कहां पर है? जापान के अंदर आपको मिलता है, विथ 3 स्मॉल आइलैंड्स हैं इसके अंदर, एंड लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी जस्ट साउथ ऑफ क्यूशू जापान। तो जापान के 4 आइलैंड्स हम पढ़ते हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशू। तो सबसे जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है क्यूशू आइलैंड है जापान का, वहीं पर ये उसी के आसपास सिचुएटेड है सबमरीन कैल्डेरा, यानी कि किकाई कैल्डेरा है। क्यों? द वास्ट रिजर्वोयर ऑफ मैग्मा बीनीथ जापान किकाई कैल्डेरा अपीयर्स टू बी फिलिंग अगेन, ऑफरिंग साइंटिस्ट अ रेयर ग्लिम्स इनटू हाउ सम ऑफ द अर्थ लार्जेस्ट वोल्केनोज रिकवर फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक एरप्शंस। यानी दोबारा से जो है मैग्मा, जो लावा है, इसके रिजर्वोयर के अंदर दोबारा से भरने लगा है, इरप्शन दोबारा से होने लगा है। बस इसको ध्यान रखना, बाकी आपको ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कोरियन पेनिनसुला इन ऐश है, मच ऑफ जापान, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम ध्यान रखना कैल्डेरा का होता है, लोकेशन क्या है, दोबारा से इरप्शन इसमें होने लगा है। उसके बाद चलते हैं पिथोरा पेंटिंग की तरफ। पिथोरा पेंटिंग सर इनको मिल गया है क्या? जीआई टैग मिल गया है। क्या मिल गया है? जीआई टैग। ये ट्रेडिशनल ट्राइबल वॉल आर्ट है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम रीजन्स ऑफ गुजरात एंड मेनली पंचमहल और छोटा उदयपुर। इट इज डन बाय ट्राइब सच एज राथवा है, भील है और भिलाला है। ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती हैं, नेचर स्पिरिट से अपनी फीलिंग्स को इसमें पोर्ट्रे करती हैं।
13th सेंचुरी से चला आ रहा है और इट इज नेम्स ऑफ पिथोरा दे हु इज देयर ट्राइबल गॉड। ट्राइबल गॉड था पिथोरा दे, उसी के नाम पर रखी हुई है पिथोरा पेंटिंग, तो बस नाम ध्यान रखना। और ट्रेडिशनली पिथोरा पेंटिंग्स वर क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ होम्स। द पेंटिंग्स वर कमीशन ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट सच एज वेडिंग्स, बर्थ इसमें दिखाई जाती है, फेस्टिवल्स लोग बना रहे हैं, तो पूरा पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए पूरी की कहानी इसमें पिथोरा पेंटिंग के अंदर दिखाई हुई, रियल पिक्चर है। ध्यान रखेंगे पिथोरा पेंटिंग किस चीज से रिलेटेड है, उनको जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट एक साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी न्यूज में रहा, एक बार देख लेते हैं व्हाट इज अबाउट साउथ चाइना सी। तो रिसेंटली वियतनामीज कार्गो शिप कैरिंग 62 सैंक ड्यूरिंग स्टॉर्मी वेदर इन दी कंटेस्टेड साउथ चाइना सी। तो एक वियतनाम का एक कार्गो शिप था जिसके अंदर क्रू मेंबर्स थे 62, वो डूब गए इसके अंदर। तो बड़ी ही दुखद कहानी है, देख लो एक बार साउथ चाइना सी है क्या। तो ये आपका म्यांमार है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। क्या है ये? साउथ ईस्ट एशिया है। ये वियतनाम वगैरह है, ये वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, ये थाईलैंड है और ये आपका मलेशिया है। ठीक है, ये मलेशिया और ये सिंगापुर है। दिस इज योर इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस इंडोनेशिया और इधर ये पूरा चाइना है। ये आपका क्या है? इधर वो है आपका क्या बोलते हैं उसको ताइवान। तो है क्या? हांगकांग, सॉरी हांगकांग ऊपर है, ये ताइवान है, ताइवान ऊपर है, सॉरी मेरा। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र साउथ चाइना सी का है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र साउथ चाइना सी का है। इट इज आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन दैट बॉर्डर्स, ये भी ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर लगाती हैं इसमें? एक तो चाइना है, इधर साइड फिलीपींस है और आपका इधर पूरा ये मलेशिया, पूरा साउथ चाइना सी है। इधर मलेशिया लगता है गल्फ ऑफ थाईलैंड के नीचे। उसके बाद ये ब्रुनई है, पूरा का पूरा यहाँ ब्रुनई की बाउंड्रीज लगती हैं। और आप देखो तो इंडोनेशिया की तो नहीं, पूरा ब्रुनई लगता है, ये मलेशिया लगता है इधर साइड, और वियतनाम है, चाइना है और फिलीपींस है, ये सब इनकी बाउंड्री लगती है। इट इज कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट विद ईस्ट चाइना सी। तो ऊपर की तरफ यहां देखोगे आप, यहां पर है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है किससे? दिस इज ताइवान या लुजोन स्टेट भी बोलते हैं इसको। क्या है? ताइवान स्टेट है, लुजोन सी। ठीक है, लुजोन स्टेट है, हाँ ताइवान स्टेट नहीं है, लुजोन स्टेट है। एंड बाय दी ताइवान विद फिलीपींस सी, इधर साइड फिलीपींस सी है, फिलीपींस सी है। तो ये तो हो गया ऊपर ताइवान स्टेट, यहां पर साउथ ईस्ट चाइना सी है और इधर फिलीपींस सी है। तो यहां तो लुजोन स्टेट है, क्योंकि लुजोन और मिंदनाओ दो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं फिलीपींस के। मिंदनाओ और लुजोन दो आइलैंड्स हैं फिलीपींस के। तो यहां पर है लुजोन स्टेट और यहां पर है ताइवान स्टेट, साउथ ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्टेड है। साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी टुगेदर फॉर्म अ चाइना सी, दोनों को चाइना सी बोलते हैं। एंड टू मेजर आर्किपेलागो नोन एज पार्सल आइलैंड्स कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड द स्प्राटली आइलैंड। तो इसके अंदर स्प्राटली आइलैंड्स हैं और पार्सल आइलैंड हैं। यहां देखोगे दिस इज योर पार्सल आइलैंड और नीचे की तरफ फिलीपींस के पास है स्पार्टली आइलैंड्स। ये कंट्रोल किए जाते हैं चाइना के द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, दैट इज योर पनामा। क्या है पनामा से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार। पनामा, तो पनामा आपको पता है ये है नीचे की तरफ पूरा कोलंबिया साउथ अमेरिका है, ये पूरा ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। तो यहां पर है आपका ये पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं। छोटा सा एक देश है, बड़ा नैरो सा देश है, और यहीं पर पनामा कैनाल भी है। यहीं पर पनामा सिटी है, तो पनामा सिटी के आसपास आपकी यहाँ एक पनामा कैनाल है। तो लोकेशन आपको पता है, इट इज द कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका लोकेटेड ऑन द इस्थमस ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल अमेरिका क्यों बोल रहे हैं? ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और नीचे की पूरी पोजीशन को बोला जाता है ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है और निकारागा, गोवा वगैरह, इनको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। लोकेटेड, और इट इज बॉर्डर्ड बाय कोस्टा रिका एंड कोलंबिया। इधर साइड तो ये पूरा कोलंबिया है, उधर साइड क्या है? ये कोस्टा रिका है। ठीक है, उसके बाद इट इज बाउंडेड बाय द कैरेबियन सी। ऊपर ये कैरेबियन सी है, नीचे पूरा का पूरा पैसिफिक सी है। और सिटी क्या है? कैपिटल क्या है इसकी? पनामा सिटी है। क्लाइमेट, पनामा हैज द मोस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लेक्स बड़ी फेमस है, एक तो गोतन लेक है इसमें, वो ध्यान रख लेना, और पनामा कैनाल वो आपको पता है। रिवर तुइरा रिवर याद रख लेना बस, तुइरा रिवर है और गतून लेक है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कोर्डिलेरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोर्डिलेरा हम वैसे भी कोलंबिया के इन क्षेत्रों में कोर्डिलेरा पढ़ते ही हैं। तो बस आप एक तो लेक याद रख लेना और एक क्या रखनी है आपको? ट्यूरा रिवर याद रखनी है पनामा की। और बाकी पनामा की लोकेशन इधर कोस्टा रिका है और इधर साइड क्या है? कोलंबिया है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया एंड पनामा हेल्ड बायलैटरल टॉक्स टू डीपन द मैरीटाइम सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स एंड स्किलिंग एंड डिजिटल इन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि वही कोलैबोरेशन की बात चल रही है। आओ चलो को मिलकर कुछ करते हैं, कुछ करा नहीं है हम लोगों ने, तो यही है बस। देखिए सर, नेक्स्ट है खेबार शेखन मिसाइल। क्या है? खेबार शेखन मिसाइल है। रिसेंटली ईरान हैज बीन यूजिंग अ खैबर शेखान मिसाइल
in complex attacks, proving itself to be an adaptable adversary for the US. तो ध्यान रखना किस देश की है, खाइबर शेखन मिसाइल ईरान की है, और इट इज अ सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, और द नेम मींस ब्रेकर ऑफ खाइबर इन अरेबिक, अ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ खाइबर इन अरब हिस्ट्री। खाइबर एक बैटल थी, उसी के लिए द ब्रेकर ऑफ खाइबर है। इट इज 4th जनरेशन खुरमशहर मिसाइल है, उसी की फैमिली की है। तो बैलिस्टिक मिसाइल है, काफी स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी, सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर आती है, बहुत बड़ी मिसाइल है, और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। आप साइज से ही पता चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रक है ये बहुत बड़ा ट्रक है, उस ट्रक के ऊपर ये इतनी बड़ी मिसाइल निकली हुई है, जैसे खाइबर शेखन मिसाइल है। क्लियर है? तो कंट्री ऑफ ओरिजिन ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखना कि सर ईरान से रिलेटेड है। तंजानिया 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 न्यूज में है। कैसे न्यूज में है देख लो एक बार। Recently, India and Tanzania have been reviewed bilateral across diverse sectors including trade, investment, partnership, defense and security। वही बात, कोऑपरेशन की बात चल रही है, अलग अलग चीजों को लेकर, ट्रेड को, सिक्योरिटी को, इन सब को लेकर। तो पहले तंजानिया देख लो। तंजानिया कहाँ है सर? अफ्रीका की एक कंट्री है, ऊपर साइड नायरोबी, उधर ऊपर की तरफ केनिया है, और इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज है मैंने अभी बता दिया, केनिया है, उधर साइड युगांडा है, और रवांडा, बुरुंडी है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और नीचे की तरफ जाम्बिया, मालवी, मोजाम्बिक है। तो बहुत सारे जो देश हैं इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही लोकेशन पर है। एक तो याद रखना विक्टोरिया लेक है इस पर, विक्टोरिया लेक, तंजानिया के अंदर विक्टोरिया लेक याद रखेंगे, जिसकी बाउंड्री यूकेटी से लगती है। यूकेटी, युगांडा, केनिया और तंजानिया। विक्टोरिया लेक किससे लगती है? युगांडा, केनिया, तंजानिया है। बाकी युगांडा, केनिया, तंजानिया हो गए। उधर ब्रू याद रखना, ब्रू, एक ब्रू याद रख लेना। ब्रू, ब्रू मतलब ब्रुनई है, रवांडा है, और युगांडा यहां से हो गया, ब्रू है, तो ये याद हो गए। बाकी नीचे के ध्यान रखना, डीआरसी, जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक। मलावी तो आपको ऐसे भी याद रखोगे क्योंकि एक लेक मलावी है या लेक न्यासा है, जिसकी बाउंड्री तंजानिया के साथ भी लगती है। ठीक है। कैपिटल क्या है? दर एस सलाम इसकी कैपिटल है, तंजानिया की दर एस सलाम, या डोडोमा बोल देते हैं। एक डोडोमा लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? दर एस सलाम है। दर एस सलाम कुछ भी नहीं है, कोस्ट पर है बिल्कुल। दर एस सलाम बिल्कुल कोस्ट पर है, एक पोर्ट भी बड़ा फेमस है दर एस सलाम का, और डोडोमा इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। बाकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा मिलता है? ट्रॉपिकल है। लेक मैंने आपको बता दी, एक लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिका और लेक न्यासा बड़ी फेमस है। और माउंट किलिमंजारो, जी हाँ, दिस इज योर माउंट किलिमंजारो, ध्यान रखना। ओनली वोल्केनो इन दी अफ्रीका दैट इज माउंट किलिमंजारो, और ये कहां पर है? सेरेनगेटी नेशनल पार्क है तंजानिया का, सेरेनगेटी नेशनल पार्क, वहां पर है माउंट किलिमंजारो। और बाकी आइलैंड मैंने बता दिया, जंजीबार, पेम्बा, माफिया। माफिया तो है ना, जंजीबार और पेम्बा ध्यान रखना। जंजीबार क्लोव्स के लिए बहुत फेमस है, लौंग के लिए, क्लोव्स, लौंग का बड़ा ट्रेड होता है जंजीबार पर। और दर एस सलाम भी बहुत फेमस है, वो भी पोर्ट ही है एक वहीं का। रिसोर्सेज वेरी रिच इन मिनरल सच एज गोल्ड, डायमंड बहुत ज्यादा यहां पर मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट तंजानिया। तो ये था हमारी इस स्लाइड के अंदर, बाकी एक दो स्लाइड है, प्लीज आप थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आई होप ज्यादा लंबी नहीं करते हैं क्लास को, यहीं खत्म करते हैं। आई होप क्लास हेल्पफुल लगी होगी। दोबारा रिवाइज करिए इनको, ये टॉपिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट भी यहां से पूछा जा सकता है, और करंट तो पूछा जा सकता है, क्योंकि मोदी जी की बहुत सारी विजिट्स हुई हैं। इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया मैंने पिछले आपको महीने के करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हो गए हैं, सेशल्स भी गए, तो प्लीज सेशल्स पर भी थोड़ा ध्यान रखें। सेशल्स कहाँ है? सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है, एक माहे आइलैंड बहुत फेमस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी में भी बन जाएंगे, या अदर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? इस साल आप देखना यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी प्लेसेस न्यूज में थे, या कुछ भी हमारे से एक्टिविटी है, क्या मोदी जी वहां गए हैं, या कोई हमने पार्टनरशिप उस देश के साथ करी है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उसकी फिजिकल ज्योग्राफी से, उसकी लोकेशन से क्वेश्चन आए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर इंटरनेशनल से पूछे जाते हैं, समिट आ जाती है, ज्यादा कोई रिपोर्ट आ जाती है। क्लियर है? तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।